नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर इंडिया के कैबिन क्रू का बड़ा दावा, कहा हमने पहले चिताया था। सिवान में बोले पीएम मोदी, का हमने दिखाया गरीबी कम हो सकती, वर्ल्ड बैंक भी हुआ मुरीद। एफआईआर खेल रही बीजेपी, एसीबी की पूछताछ पर बोले मैं सिसोदिया। एसीबी समन पर बोली दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, का मनीष सिसोदिया को भुगतना होगा अंजाम, केजरीवाल भी आएंगे दिल्ली। पीएम मोदी के सामने बोले सीएम नीतीश कुमार, का आजकल अनाप शनाप प्रचार कर रहा है विपक्ष। परमाणु हथियार वाली जिस रिपोर्ट ने करवाया ईरान इजरायल युद्ध, उसी से पलटा IAEA। खामेनेई के मुल्क ने कहा बहुत देर हो गई। इजरायल और अमेरिका की हर चाल हो गई फेल, जिस परमाणु ठिकानों को बनाया गया निशाना वो निकले खाली। अब समाचार विस्तार से। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के भयावह हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों और कॉकपिट और कैबिन क्रू के परिवारों के प्रति एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज इब्राहिम ने गहरी संवेदना प्रकट की है। जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम ने कहा कि एयर इंडिया में काम करने वाले क्रू सदस्य अगर फ्लाइट की टेक्निकल खामियां बताते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। वहीं अब इस मामले में एयर इंडिया ने भी बयान जारी किया है। इब्राहिम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और हमें उम्मीद है कि उस पत्र का संज्ञान लिया जाएगा। हमने तो यहाँ तक मांग की कि इस मामले में CBI की जांच की जाए ताकि सच सामने आ पाए। उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक बयान के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि ये दुर्घटना पहले से आने वाली आपदा थी, जिसकी चेतावनी हमने पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया लिमिटेड और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ड्रीमलाइनर B787-8 सीरीज विमान में मौजूद तकनीकी खामियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को बार बार उजागर किया था, लेकिन हमारे वक्तव्यों को नजरअंदाज किया गया था, दबाया गया और गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि हम 2 वरिष्ठ कैबिन क्रू सदस्य एक अन्य ड्रीमलाइनर VTANQ से जुड़ी 14 मई 2024 की एक गंभीर घटना को लेकर जब सच बोले तो हमें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई और अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पायलट और कैबिन इंचार्ज की ओर से शुरू में यह पुष्टि की गई थी कि फ्लाइट AI-129 मुंबई लंदन के दौरान दरवाजा L4 मैनुअल मोड में था, जिससे स्लाइड राफ्ट खुल गया था। हमने इसी सच्चाई को दोहराया, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हम पर बयान बदलने का दबाव बनाया और जब हमने इनकार किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे। पीएम ने सीवान में रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। विकास के ये सारे प्रोजेक्ट बिहार को उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन प्रोजेक्ट से हर समाज का जीवन आसान होगा। पीएम ने कहा कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौरे में मेरी कई नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत के विकास से बहुत प्रभावित हैं। वो भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सिंधु प्रणाली की 3 पश्चिमी नदियों के अधिशेष जल को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर के बारे में कहा कि मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। पहले हम अपने लिए पानी का उपयोग करेंगे। जम्मू में सूखे जैसी स्थिति है, मैं पंजाब को पानी क्यों भेजूं? सिंधु जल संधि के तहत पंजाब के पास पहले से ही पानी है। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा।
पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है, मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, या शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया, लड़ के शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। है दो चीजों पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए, और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पति का हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के मुंह से जो भाषा निकलती है वो अघोरी तांत्रिकों की भाषा है। वो अघोरी लोग हैं जिसने जिंदगी भर तुम्हें पाला पोसा, उसके बारे में तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो। शिंदे की हालत मरे हुए से भी बदतर है। राउत ने शिंदे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रॉक्सी करार देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के असल मुखिया शाह हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकनाथ शिंदे क्या आवाज़ उठा सकते हैं? उनका क्या आवाज़ है? उनका आवाज़ क्या है मुझे बताइए। एकनाथ शिंदे का आवाज़ क्या है? एकनाथ शिंदे अमित शाह के प्रॉक्सी है। उनका जो आवाज़ है वो अमित शाह का आवाज़ है। उनके पार्टी के मुखिया अमित शाह है। जो अमित शाह को चाहिए वही वो बात करेंगे। हाँ बोले। कौन मरा है कौन जिंदा है क्या आपने तय कर सकते। आप जिस लाचारी का जीना बीजेपी के साथ जी रहे हो, ये तो मरने से भी ज़्यादा बदतर है। हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, मराठी मानुष के लिए, हिंदुत्व के लिए हमारा संघर्ष है, और जो संघर्ष करता है वो कभी मरता नहीं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस बार राज ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए उतावले हो गए। अच्छा है उतावले, तो आपको क्या तकलीफ है क्या? एक भाई भाई से हाथ मिलाता है तो आपको कुछ जलन हो रही है। ये जलन आपकी नहीं है, ये जलन अमित शाह और मोदी जी का, फडणवीस की है, क्योंकि आप उनके तोते हो, प्रॉक्सी हो। अगर दो भाई एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो तो आपको क्या तकलीफ है बेटा? क्या है? आप क्या चाहते हैं कि घर टूटे रहे, भाई भाई अलग रहे? यही आपकी राजनीति है। ये अमित शाह जी की राजनीति है, ये मोदी जी की राजनीति है, ये फडणवीस की राजनीति है। लेकिन इस बार शिंदे हो या उद्धव ठाकरे फिल्मी डायलॉग पर भी ज़्यादा दिख रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कम ऑन किल मी, तो दूसरी जगह एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मरे हुए को क्या मारना, मतदाताओं ने इनको गए विधानसभा चुनाव में ही मार दिया है। राजनीति में कोई मरता नहीं, राजनीति में किसी को मारा भी नहीं जाता और कोई मरता भी नहीं। राजनीति में और ख़ास करके डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है। आज आपके पास है, कल हमारे पास होगा। ये जिंदा और मुर्दा की राजनीति है ना, ये बीजेपी की राजनीति है। ये मिस्टर शिंदे जो है अब बीजेपी के खेमे में है, तो उनका संस्कार है। कर्नाटक सरकार द्वारा आवास योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। आपने देखा होगा अभी जाति जनगणना के नाम पे, कास्ट सेंसस के नाम पे
राहुल गांधी कितनी राजनीति कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो जाति जनगणना कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरमैया जी की सरकार ने कर्नाटक में किया था, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए 165 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। Despite spending this 165 crore rupees from the state exchequer, now that has been put into the dustbin, and they say that a new caste census will be conducted. अब सिद्धरमैया कह रहे हैं कि एक नया कास्ट सेंसस होगा, हम उस कास्ट सेंसस को खारिज करते हैं। और जब सिद्धरमैया जी को और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में घेरा गया, तो सिद्धरमैया जी का वक्तव्य था कि ये मेरे या मेरे कैबिनेट का निर्णय नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान का निर्णय है। ये हाईकमान का निर्णय है कि पुराने कास्ट सेंसस को हम पीछे रखेंगे और एक नया कास्ट सेंसस करेंगे। क्यों? आप तो तेलंगाना और कर्नाटक में डुगडुगी पीट रहे थे कि हम इस प्रकार का कास्ट सेंसस करेंगे कि दुनिया भौचक्की रह जाएगी, भारतवर्ष में हम उदाहरण एस्टैब्लिश करेंगे। ये 165 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके कास्ट सेंसस में ऐसी क्या त्रुटियां थी या ऐसा क्या खामी उसमें निकला कि आपको उसे रद्द करना पड़ा, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा कास्ट सेंसस कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से क्लासरूम घोटाला मामले में आज एसीबी ने पूछताछ की। इस बीच सिसोदिया ने एसीबी दफ्तर जाने से पहले कहा कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके एफआईआर करती और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। सर, आपको आज एसीबी ने बुलाया है, इससे पहले भी बुलाया था, मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा है कि पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को एसीबी द्वारा जारी किए गए समन के बाद अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही इन सबको कोर्ट में पेश होना होगा। अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से यहाँ आना होगा। दिल्ली को ऐसे भागे हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। बना रहे हैं जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। मैम, आज मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। अभी तो सबकी पेशी होगी। अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसको लेकर एक बार फिर
आप बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि फिर से आप नेताओं से एक फर्जी केस के नाम पर पूछताछ की जा रही है। यह झूठा आरोप बीजेपी के झूठे मामलों की सीरीज में एक नया एपिसोड है। 10 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार ने और उनकी एजेंसियों ने सिर्फ आप नेताओं पर फर्जी केस लगाए हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज़्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार यात्रा पर हैं। सीवान में कार्यक्रम है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जनसुराज के संपादक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नहीं आ रहे हैं। यात्रा का मकसद बताते हुए कहा है कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं भाई, पीएम मोदी आ रहे हैं और इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी चल ही रही है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और बिहार के लोगों के पैसे पर आकर यहाँ कार्यक्रम करेंगे। बिहार की गरीब जनता को वो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। मधुबनी में भी दिया, पीरो विक्रमगंज में भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो भाई फैक्ट्री तो पहले से मढ़ौरा में है, कोई नया थोड़ी ना है। मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। जो वहां मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री थी वो बंद है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा में एक तरह से पूरा एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सिटी था, उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। और आज कोई पहली बार थोड़ी ना आए हैं, ये पिछले 10-12 साल से लोग यही देख रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं, होता कुछ है नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के बच्चों को मजबूरी में 10,000 रुपए के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे उस दिन बिहार के लोग उनकी बात का ध्यान करेंगे, संज्ञान लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार दौरे पर हैं। सीवान जिले पहुंच चुके हैं, जहां पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात देने के साथ साथ एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया।
इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है उससे बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। उन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। 10 दिन में खत्म कर देने जैसी बात कही गई। इंडिया में शामिल नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी जानकारी 19 जून की रात सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की है। उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की? देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और एसएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है, धमकी बड़े शब्दों में, 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं, क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। ईरान इजराइल के बीच बीते 8 दिनों से युद्ध चल रहा है, जो कि अभी तक थम नहीं सका। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया था और इसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो चौंका देने वाली है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और अब कहा है कि उसके सबूत नहीं मिले हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने पलटी मारते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। IAEA की रिपोर्ट और ग्रोसी के बयान के बाद ही इजराइल ने अटैक शुरू किए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल में कई जगहों पर मिसाइलों से हमला किया। उसने अस्पताल को भी निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजराइल अटैक कर रहा है वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। दावा किया गया था कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों
को तबाह करने की कोशिश की है। इस युद्ध में अमेरिका के भी कूदने की उम्मीद है। अमेरिका इजराइल के साथ है और वो ईरान को कई बार चेतावनी दे चुका है। इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर ईरान ने कहा है कि IAEA के इस बयान में देरी हो चुकी है क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है। ईरान का आरोप है कि IAEA की गलत रिपोर्ट के चलते ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। ईरान और इजराइल के बीच 8 दिन से जंग जारी है। 13 जून से इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की थी। टारगेट पर थे परमाणु सुविधाएं, सैन्य ठिकाने और यहाँ तक कि वैज्ञानिक और वरिष्ठ ऑफिसर तक। मगर ईरान की ओर से जो जवाब आया उसने पूरे नैरेटिव को पलट दिया। दरअसल IRGC के सीनियर कमांडर के सदस्य मोहसिन रेजाई ने खुलासा किया है कि इजरायली हमले से पहले ही उनके संवेदनशील परमाणु ठिकानों को खाली करा लिया गया था। यानी जिन ठिकानों पर इजराइल ने बम बरसाए वहां पहले से कुछ नहीं था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर और एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने कहा है कि नतांज, इस्फहान, खांडाब और अराक जैसे ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ये पहले ही खाली किए जा चुके थे। हमने पहले ही सारा न्यूक्लियर मटेरियल सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया था। मोहसिन ने ये बात एक इंटरव्यू में कही है। यानी इजराइल समझता रहा कि उसने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन असल में वो खाली पड़े ठिकानों पर गोले बरसाता रहा। रेजाई ने यह भी बताया कि ईरान अब तक अपनी कुल सैन्य क्षमता का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल कर रहा है। उनका साफ कहना है कि युद्ध विराम की बात करना इस वक्त एक गलती होगी। उन्होंने कहा है कि हमें दुश्मन को रोकने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर इजराइल को सांस लेने का वक्त मिला तो वो खुद को फिर से तैयार कर लेगा। हम इस लड़ाई को धीरे धीरे तेज कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी चेताया था कि अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ईरान ऐसे कदम उठाएगा जिससे पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। एक और जहां ईरान कह रहा है कि उसने सैन्य और परमाणु सामग्री पहले सुरक्षित कर ली थी, वहीं दूसरी ओर हमलों में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में 639 लोग मारे गए हैं और 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।